देखो आज का हमारा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन। जो सिलेबस में उनने तीन चार टॉपिक दिए हैं कि पर्यावरण पारिस्थितिकी जैव विविधता, उसमें ये लिखा नहीं है लेकिन फिर भी अब तो मान के चलो कि ये शामिल है क्लाइमेट चेंज। अब देखो हमने थोड़ा सा पर्यावरण के संदर्भ में पढ़ा है, जैव विविधता के संदर्भ में पढ़ा है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में पढ़ा है। उसी पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित एक है जलवायु परिवर्तन। कि जलवायु परिवर्तन क्या होती है, जलवायु परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं और इस जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैसें कौन सी हैं। तो देखो जलवायु परिवर्तन का अर्थ तो हम जानते हैं कि किसी क्षेत्र की, भाई जलवायु और मौसम दो शब्द होते हैं, मौसम और जलवायु। तो देखो मौसम परिवर्तन तो एक कॉमन फिनोमेना है, सामान्य सी घटना है कि हर 3 महीने में मौसम बदल जाता है। कई बार तो सुबह से शाम की स्थिति में भी आपको मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा कि सुबह बहुत गर्मी पड़ रही है, शाम को पानी गिर गया, टेम्परेचर में कमी आ गई, मतलब मौसम बदल गया एकदम से। तो मौसम तो बहुत एक तात्कालिक घटना है जो कभी भी बदल सकती है और कभी भी नहीं भी बदल सकती। तो उसका एक लिमिटेशन है कि 3 महीने गर्मी पड़ेगी, फिर 3 महीने वर्षा होगी, या 4 महीने का जो भी एक साइक्लिक होता है, साइक्लिक रूप में मौसम का चक्र चलता है जिसको हम मौसमी चक्र कहते हैं। जैसे यदि हम भारत की बात करें तो भारत में सामान्यता क्या है, शीत ऋतु, अभी शीत ऋतु चल रही है, शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी और ग्रीष्म के बाद क्या आ जाएगी, वर्षा ऋतु। ये साइक्लिक फॉर्म में चलता है भारत के संदर्भ में। ऐसे दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप का मौसम होता है, ठीक है। अब बीच में भले उसके नाम कुछ कुछ दो, लेकिन मोटे तौर पे तो यही है। पूरी दुनिया में मोटे तौर पे क्या है, दो मौसम आते हैं, शीत, और शीत के बाद फिर ग्रीष्म, और ग्रीष्म के बाद फिर शीत। सामान्यतः यही होता है। जो वर्षा ऋतु है या वर्षा का जो मौसम है, तो सामान्यतः या तो शीत ऋतु में वर्षा होती है या ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, ऐसा मान लो आप। तो ये मौसम कहलाता है। लेकिन जलवायु इससे थोड़ी सी बृहद अवधारणा है कि किसी क्षेत्र का जो लंबे समय तक मौसम होता है उसी को हम जलवायु कहते हैं। जैसे भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, हम ट्रॉपिकल रीजन में रह रहे हैं, कर्क रेखा पे हमको सूर्य साल भर मिल रहा है, तापमान अधिक है और उस तापमान की अधिकता के कारण ही हमको क्या है, जो मौसम मानसून की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु शब्द के लिए यूज करते हैं, मानसूनी जलवायु। तो देखो जो जलवायु शब्द है वो किसी क्षेत्र के लंबे समय के मौसम को इंगित करता है। कि यूरोपीय देशों का क्लाइमेट ठंडा क्लाइमेट माना जाता है। जो उच्च अक्षांश में जो देश हैं वो शीत कटिबंध में आते हैं तो ठंडा, उनकी जलवायु ठंडी है। जो जैसे जैसे भूमध्य रेखा के नजदीक जाते जाएंगे टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है, सब उष्ण कटिबंधीय है। तो जो जलवायु है वो किसी क्षेत्र की लंबे समय की स्थानीय मौसमी दशाओं के लिए शब्द यूज करते हैं। और जलवायु सामान्यतः स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। कि जैसे भारत की जलवायु की बात करें तो भारत में उन्होंने कहा कि अक्टूबर से लेके फरवरी तक शीत ऋतु रहती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, या नवंबर से मान ले 4 महीने, फिर मार्च से लेके जून जुलाई तक ग्रीष्म ऋतु चलती है और फिर 4 महीने वर्षा की ऋतु आती है। ये सामान्यतः भारत का मौसम है और इसे ये परमानेंट है, हम हजारों सालों से यही मौसम है, तो इसको बोल देते हैं ये भारत की जलवायु है। अब लेकिन हम शब्द क्या पढ़ रहे हैं कि इस जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ये जलवायु बदल रही है। अब जलवायु बदल रही है इसका मतलब क्या है कि जो तुमने एक निश्चित पैटर्न बनाया था कि शीत, शीत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा, अब इसमें बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? हो सकता है शीत ऋतु में ठंड ना पड़े, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी ना पड़े, शीत ऋतु में गर्मी पड़ने लगे और ग्रीष्म ऋतु में ठंडी पड़ने लगे। वर्षा की एक जो निश्चित ऋतु होती थी, अब बारिश साल भर कभी भी हो सकती है। तो ये जो चेंजेस है ना, इन चेंजेस के लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसको, उस शब्द को कहते हैं हम जलवायु परिवर्तन, ठीक है ना। तो जलवायु परिवर्तन क्या है कि लंबे समय का जो मौसम होता है उसमें जो परिवर्तन आने लगता है उसी परिवर्तन को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और ये जो जलवायु परिवर्तन है
इस पे भी विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन एक कोरी कल्पना जैसी चीज है, या जलवायु परिवर्तन तो एक प्राकृतिक फिनोमिना है, वो तो हो गई, उसके संदर्भ में कोई विवाद करने की जरूरत है नहीं। तो देखो, हमको जो ध्यान में रखना है कि जलवायु परिवर्तन के पहले तो हमको कुछ प्रमाण देखने हैं कि वाकई में जलवायु परिवर्तन होता है या नहीं होता है। इसके संदर्भ में कुछ प्रमाण हैं, या इसको कह सकते हैं हम कि जलवायु परिवर्तन के संकेत भी कह सकते हैं, इंडिकेटर, जिससे हमको पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है या जलवायु परिवर्तन हुआ है। इसमें पहला संकेत है वानस्पतिक संकेत। वानस्पतिक संकेत, वानस्पतिक संकेत से मतलब क्या है कि पौधों के जीवाश्म, ऑक्सीजन आइसोटोप और वृक्ष के तने में पाए जाने वाले वलय वृद्धि, वृक्ष के तने में पाए जाने वाले वलय वृद्धि। मतलब देखो, जलवायु परिवर्तन का जब अध्ययन किया गया तो ये देखा कि पृथ्वी की जलवायु पहले से बदल रही है। मतलब आज से, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से लगातार पृथ्वी की जलवायु बदल रही है। जैसे आज हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रह रहे हैं, ये हमेशा से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं रहा। यहाँ की जलवायु पहले कुछ और थी, लेकिन समय के साथ उसमें बदलाव हो गया। तो ये हमको कैसे पता चलता है? ये पता चलता है उस समय के जो वनस्पति थी वो क्या है, दब गई। उसके जो हमको जीवाश्म मिले, उन जीवाश्मों से पता चल रहा है कि ये जो वनस्पति है, ये वनस्पति तो ठंडे क्षेत्रों में पाई जा रही है। इसके जीवाश्म हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिले। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हमारे क्षेत्र की जलवायु भी कभी ठंडी रही होगी, हम भी कभी शीत कटिबंध के हिस्से रहे होंगे। पौधों के जीवाश्म, वार्षिक, जो वृक्षों का वार्षिक वलय होता है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है उसमें एक एक वलय पड़ना चालू हो जाता है, तो उन वलय से भी पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ है। तो देखो, एक तो ये वानस्पतिक संकेत है। दूसरे इसी टाइप के क्या है, प्राणीजात संकेत। प्राणीजात संकेत वही प्राणियों के जीवाश्म, जैसे वनस्पतियों के जीवाश्म मिले, इसी टाइप से क्या है, प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं। जंतुओं के विभिन्न ऐसे जंतुओं का प्रमाण मिला है जो शीत क्षेत्रों में होते थे और आज हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रह रहे हैं। तो वनस्पति संकेत, प्राणीजात संकेत और कुछ भौमिकीय प्रमाण हैं। भौमिकीय प्रमाण या भौमिकीय संकेत। भौमिकीय संकेत से कहना क्या चाह रहे हैं कि हिमानी निर्मित झीलों में अवसाद का निर्माण, मृदीय संकेत, मिट्टी, हिमानी के आगे बढ़ने व पीछे हटने के संकेत। देखो, हिमानी, या इसको हम भौमिकीय प्रमाण कह रहे हैं कि जो जैसे जैसे आप पोल के नजदीक जाते जाओगे, बर्फ की चादर आपको मिलती जाएगी। तो ये बर्फ की चादर पहले और नीचे तक थी। ये कैसे पता चल रहा है कि बर्फ की चादर जब आगे बढ़ती है और पीछे हटती है तो अपने कुछ अवशेष छोड़ती है। तो वो जो अवशेष देख के पता चल रहा है कि ये पहले पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, पूरी पृथ्वी बर्फ से आच्छादित थी। ऐसे प्रमाण मिले हैं। और भी मिट्टी के संकेत मिले हैं कि जब हिमाच्छादित हो जाती है ऊपर से मिट्टी, तो उस मिट्टी में भी थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, तो उसके अवशेष भी मिले हैं। तो ले देख के देखो, आपको ये पता चलना चाहिए कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके कुछ इंडिकेटर है। इंडिकेटर में क्या है, वनस्पति इंडिकेटर है,
प्राणी जाति इंडिकेटर है और कुछ भौगोलिक इंडिकेटर है। और एक और अंत में है, इसको कहते हैं हम विवर्तनिक संकेत। विवर्तनिक संकेत, टेक्टोनिक इंडिकेटर। टेक्टोनिक इंडिकेटर में क्या होता है देखो, अपन ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आपको ध्यान है, जिसमें देखा था कि प्लेट अलग अलग, पृथ्वी है जो बहुत सारी बड़ी छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है और प्लेटें लगातार टकरा रही हैं, प्लेटों का विस्थापन भी हो रहा है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। हम देखते हैं भारत की, जैसे हिमालय की उत्पत्ति पढ़ देंगे तो हिमालय की उत्पत्ति में ये देखते आता है कि भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट से, यूरेशियाई प्लेट से टकराई, जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो ये प्लेटों का स्थानांतरण होने के कारण क्या है, जलवायु बदल जाती है। भाई भारत पहले अफ्रीका के मेडागास्कर और इससे कनेक्टेड था, और अफ्रीका का मेडागास्कर वाला हिस्सा देखो और अफ्रीका देखो, वो बिल्कुल भूमध्य रेखा पे स्थित है, तो वहां पे अलग टाइप का क्लाइमेट है। और नीचे चले जाओगे तो आप क्या है, बिल्कुल नीचे पहुंच गए आप, मकर रेखा को भी क्रॉस कर गए आप, ध्रुवों के नजदीक पहुंच गए। तो ये जो स्थल है इसमें क्या है, बदलाव हुए हैं। तो देखो ये सब प्रमाण है जलवायु परिवर्तन के। ये कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिससे पता चल रहा है कि पृथ्वी की जलवायु सदा से बदलाव होते रहा है। आज जहां जिस क्षेत्र की जलवायु जैसी है, सदा से वैसी नहीं रही है। और देखो, जलवायु ही सारी चीजों को प्रभावित करती है। आपकी वनस्पति कैसे होगी, आपके जीव जंतु कैसे होंगे और वहां का मानव कैसा होगा, ये सब जलवायु ही प्रभावित करती है। अब आपकी जलवायु, जैसे आज हम जो आसपास वनस्पति देख रहे हैं कि नीम है, सागौन है, आम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक विशेष टाइप की जलवायु का परिणाम है। लेकिन सदा से ऐसी जलवायु नहीं थी ये। जब हम अफ्रीका से कनेक्टेड थे तब हमारी जलवायु कुछ और रही होगी, तो यहाँ की वनस्पति कुछ और रही होगी। जब हम हिमाच्छादित क्षेत्र था तो यहाँ की जलवायु कुछ और थी, तो यहाँ की वनस्पति कुछ और रही होगी। तो वो सब पुराने जीवाश्मों के प्रमाण मिले हैं, इससे पता चल रहा है कि जलवायु परिवर्तन होता रहा है पृथ्वी का। जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से परिवर्तन हो रहा है। अब सवाल इसमें यह है कि इस परिवर्तन का कारण क्या है, क्यों ये जलवायु परिवर्तन होता है। तो देखो, कारकों में हमको इसको दो कैटेगरी में बांटना है। कुछ प्राकृतिक कारक हैं, प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारकों में ये बहुत महत्वपूर्ण है, यदि पेपर में पूछा जाएगा तो प्राकृतिक, क्योंकि मैन मेड कारक तो सबको पता है। प्राकृतिक कारकों में एक है सौर विकिरण की विभिन्नता। सौर विकिरण की विभिन्नता, सौर विकिरण की विभिन्नता। अब देखो, सौर विकिरण की विभिन्नता मतलब क्या है, पृथ्वी पर आने वाला जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसकी मात्रा में बदलाव होते रहता है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और झुकी हुई घूमती है, तो कई बार वो एक बार साल भर में सूर्य के ज्यादा नजदीक पहुंचती है और एक बार दूर जाती है, मतलब एक हिस्सा सूर्य के ज्यादा नजदीक जाता है और एक हिस्सा दूर। तो ले दे के आपको ये मानना है कि सौर विकिरण में जो अनियमितता है, सूर्य ताप की मात्रा क्या है, घटती बढ़ती रहती है। उस घटते बढ़ते रहने के कारण क्या है, वायुमंडल गर्म हो जाता है और जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। मतलब ये सीधे आपको याद रखना है, अक्षीय झुकाव के कारण, अक्षीय झुकाव के कारण। ठीक है। दूसरा मतलब अक्षीय झुकाव के कारण क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन की मात्रा में घटती और मतलब वृद्धि और कमी होते रहती है। जैसे ऋतु परिवर्तन होता है वो इसी अक्षीय झुकाव के कारण होता है। लेकिन लंबे समय तक क्या है कि यदि अधिक अक्षीय झुकाव लगातार उसका बढ़ते जा रहा है, जिससे क्या है जलवायु जो पृथ्वी का तापमान है वो दीर्घ काल में बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरा है सन स्पॉट साइकिल, सौर कलंक चक्र। सौर कलंक चक्र, देखो सन स्पॉट कहते हैं कि सूर्य में क्या है, काले धब्बे जब भी सन स्पॉट हैं वो जब उभरते हैं तो सूर्य से निकलने वाला सोलर फ्लेम है उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है।
और जब सौर कलर की संख्या घटती है तो तापमान में, सूरज के तापमान में कमी होती है। वो 11 वर्ष का एक साइकिल चलता है, वो साइकिल को कहते हैं सौर कलंक साइकिल। मतलब जब सन्स स्पॉट की मात्रा में वृद्धि होती है तो सूर्य से निकलने वाली एनर्जी की मात्रा बढ़ जाती है, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। और जब सन्स स्पॉट में कमी आती है तो सूर्य से निकलने वाला जो रेडिएशन है, जो सोलर फ्लेम है, उसकी मात्रा घट जाती है और पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है। तो ये सौर साइकिल है, सनस्पॉट साइकिल है, ये भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तीसरा है ज्वालामुखी उद्भेदन। ज्वालामुखी उद्भेदन, ज्वालामुखी उद्भेदन। भाई ज्वालामुखी उद्भेदन से होता क्या है, अत्यधिक मात्रा में धुआं और धूल के कण वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। जब अत्यधिक मात्रा में धुआं और धूल के कण वायुमंडल में पहुंच जाते हैं तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो पृथ्वी तक आ नहीं पाती है, वो वायुमंडल कुछ उससे टकरा के वापस लौट जाती है और कुछ ले दे के एक वो लेयर का काम कर लेते हैं। जैसे बादल हो जाते हैं ना, तो सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता, तो इसी टाइप से क्या है, ज्वालामुखी उद्भेदन से धूल के कण और जो गैसें हैं वो वायुमंडल में हो जाती हैं और सूर्य का जो प्रकाश है उसमें कमी आ जाती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में कमी आ जाती है। जैसे इसका उदाहरण है कि 1991 में क्या है, फिलीपींस में पिनाटोबा ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ था। पिनाटोबा ज्वालामुखी फिलीपींस में, और इसके उद्भेदन से पृथ्वी के टेम्परेचर में 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई थी। तो ये भी जलवायु परिवर्तन के लिए एक जिम्मेदार कारक है। देखो जलवायु परिवर्तन में आप ये मत समझो कि जलवायु परिवर्तन में पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा ही। देखो जो हम शब्द कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, या जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण माना जाता है ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होना। दरअसल क्या है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर एनर्जी का सोर्स है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव के रूप में आते हैं, पृथ्वी की सतह से टकराते हैं, जब टकराने के बाद पृथ्वी इनको अवशोषित करती है और जब परावर्तित करती है तो दीर्घ पार्थिव किरणों के रूप में परावर्तित करती है। इन परावर्तित किरणों को जो वायुमंडल की ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस इस पार्थिव जो परावर्तित दीर्घ तरंग है, जो इनको पार्थिव दीर्घ तरंग कह रहे हैं, इनको ये ग्रीन हाउस गैस अब्सॉर्ब कर लेती है। इसमें क्या है, आप CO2 देखोगे, जल वाष्प देखोगे और भी देखोगे, अभी अपन लिस्ट देखेंगे, तो ये क्या करती हैं, इनको अवशोषित कर लेती है। इनको अवशोषित करने से कारण क्या हो जाता है, पृथ्वी का वायुमंडल हो जाता है गर्म। ठीक है ना, और ये बहुत जरूरी है। यदि ये ना हो तो होगा क्या कि दिन के समय तो हमको टेम्परेचर मिलेगा, पृथ्वी गर्म हो जाएगी और पृथ्वी ने टेम्परेचर, लेकिन जैसे सूर्य अस्त होगा पृथ्वी ने जितना एनर्जी अब्सॉर्ब किया है वो पूरी उसको वायुमंडल में निष्कासित करेगी। यदि ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी तो ये क्या है, जो दीर्घ पार्थिव तरंग के रूप में जो एनर्जी जा रही है वायुमंडल में वापस लौट जाएगी। और जैसे ही रात होगी, रात में पृथ्वी में बर्फ जम जाएगी एकदम टेम्परेचर माइनस में। तो मतलब सोचो इतना अनइवन टेम्परेचर हो जाएगा कि दिन में कड़क धूप में है और रात में माइनस में टेम्परेचर है। मतलब पृथ्वी पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये ग्रीन हाउस गैस क्या है, पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी को एक गर्म कंबल की भांति लपेटे हुए हैं और पृथ्वी के टेम्परेचर को 15 डिग्री सेल्सियस स्थिर, एवरेज टेम्परेचर को 15 डिग्री सेल्सियस स्थिर करे हुए हैं। मतलब ये बहुत जरूरी है, बिना इसके पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। अब लेकिन किन्हीं कारणों से देखो, ये पृथ्वी का टेम्परेचर स्थिर है, इस तापमान में कमी और वृद्धि होती है तो पृथ्वी की जो जलवायु है वो बदल जाती है। पृथ्वी के जिस क्षेत्र की जो जलवायु है उस क्षेत्र की वो जलवायु बदल जाती है। क्यों? क्योंकि यदि इस टेम्परेचर में कमी या वृद्धि होती है। अब जैसे हमने ज्वालामुखी का उद्घाटन देखा, ज्वालामुखी का उद्भेदन देखा, ज्वालामुखी उद्भेदन से क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, धूल के कण और धुआं पहुंच गया और ये पूरा बादल बन गया और उन्हें सूर्य के प्रकाश को रोक लिया। सूर्य के प्रकाश को रोक लिया तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक ढंग से आएगा ही नहीं तो फिर पृथ्वी उसको अवशोषित क्या करेगी और फिर परावर्तित क्या करेगी, तो वायुमंडल का टेम्परेचर थोड़ा सा हो जाएगा कम। ये 1991 में हमने देखने को मिला है।
इसके विपरीत यदि ये हो जाए कि सूर्य से आने वाली जो सोलर इनकमिंग रेडिएशन है इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाए किन्हीं कारणों से, या तो सौर कलंक में वृद्धि हो जाए या फिर पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण इसमें वृद्धि हो जाए, तो भी इससे क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और पृथ्वी का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा वहां का क्लाइमेट भी बदल जाएगा। या फिर ऐसा हो कि जो सोलर इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो स्थिर ही रहे, यहां पर जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनकी संख्या में वृद्धि हो जाए, इनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो भी क्या हो जाएगा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और पृथ्वी का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उसी को हम कहते हैं वैश्विक ऊष्मन, और उसी से क्या है, जलवायु परिवर्तन होता है। जैसे मतलब टेम्परेचर घटे या बढ़े जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है। अभी जो मेन फिनोमिना है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैसों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है। अभी देखेंगे बहुत सारे अभी समय हुए सब इसी में परेशान है कि पृथ्वी के टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और सदी के अंत तक पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ना मतलब पृथ्वी की पूरी बर्फ पिघल जाएगी। बर्फ पिघलना मतलब नदियों में बाढ़ आ जाएगी, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, जितने द्वीपीय राष्ट्र हैं सब डूब जाएंगे। जब वहां पानी भर जाएगा द्वीपीय राष्ट्रों में, तटीय क्षेत्रों में, जो हमारा पूरा कोस्टल एरिया है वहां सब पानी भर जाएगा, वहां की जनसंख्या कहां जाएगी, माइग्रेट होकर मैदानी भागों में आएगी, फिर वही लड़ाई दंगे चालू हो जाएंगे। तो ये एक जलवायु परिवर्तन बहुत जिसको कहना चाहिए आने वाले भविष्य की, मतलब अभी एक रिपोर्ट आई थी कि आने वाले 5-10 सालों में इस पृथ्वी को सबसे ज्यादा किस समस्या का सामना करना पड़ेगा, तो उसमें जो पहले नंबर पे है वो क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये क्लाइमेट सब चीज को प्रभावित करेगा। और ये क्लाइमेट चेंज अब कोई भविष्य की घटना नहीं है, आ ही गया है। नवंबर नवंबर में भारत का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस टच कर रहा है। ठंड ही नहीं पड़ने वो, अभी जो ये आपको ठंड की ऋतु दिख रही है ये तो स्थानीय मौसम है, पश्चिमी विक्षोभ है और वो तूफान है, उसका परिणाम है कि पानी गिर रहा है और टेम्परेचर कम है। नहीं तो नवंबर में कभी नहीं हुआ कि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। तो ये मतलब बिल्कुल अब जलवायु परिवर्तन हो ही रहा और बहुत तेजी से हो रहा है। जब जलवायु परिवर्तन होगा तो हर चीज प्रभावित हो जाएगी, हमारी फसल उत्पादन, अभी उसके प्रभाव देखेंगे। अभी तो बस आप इतना समझो कि भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके प्राकृतिक कारक है, प्राकृतिक कारक है सौर कलंकों में वृद्धि, ज्वालामुखी उद्भेदन और सौर विकिरण की मात्रा में परिवर्तन। और चौथा कारण है वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन। वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन, वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन। देखो हम वायुमंडल का संगठन पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, फिक्स एक अनुपात है कि 78 पॉइंट कुछ परसेंट है, 20 कुछ, ये एक फिक्स परसेंट है। अब यदि किन्हीं कारणों से इनमें वृद्धि हो जाएगी, प्राकृतिक कारणों से भी इनकी मात्रा में वृद्धि होती रहती है, क्योंकि क्या है CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, इनकी मात्रा लगातार बदलती है, तो इससे भी क्या है, पृथ्वी के टेम्परेचर में परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। और अंतिम प्राकृतिक कारण में आपको याद रखना है महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन। तो अपन ने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ा है कि पृथ्वी के जो महाद्वीप है लगातार शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनसे भी पृथ्वी के टेम्परेचर में बदलाव आता है, और वो भी जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण है कि भाई महाद्वीप शिफ्ट होके भूमध्य रेखा से कर्क रेखा या मकर रेखा पे पहुंच गया, या मकर रेखा वाला भूमध्य रेखा पे पहुंच गया, या भूमध्य रेखा वाला ध्रुवों पर पहुंच गया, तो जलवायु तो बदल जाना ही है। तो देखो ये कुछ प्राकृतिक कारक है जिनसे जलवायु परिवर्तन होता है। आपसे कोई पूछे जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक घटना है, बिल्कुल जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक घटना है, हम कुछ करें या न करें समय के साथ जलवायु बदलती रहती है। क्योंकि अब देखो सनस्पॉट में कुछ बदलाव हो रहा है, उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते, ज्वालामुखी उद्भेदन में हम कुछ, तो कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं जिससे जलवायु परिवर्तन होते रहता है। पृथ्वी का जो जलवायु है हमेशा से एक सी नहीं है, हम देखते हैं इसमें आइस एज आया, फिर पिघला, फिर आइस एज आया, फिर पिघला, तो ये लगातार चलते रहता है। अभी ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे हमने काम कर दिए हैं जिससे ये जो जलवायु परिवर्तन होता है इसकी गति को हमने बढ़ा दिया। मतलब जो परिवर्तन 5000 साल में होता उस परिवर्तन को हमने पिछले 300 साल में कर दिया है। तो यही हमको देखना है कि जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कारक, मानव
जनित कारक, जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कारक। और देखो, जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कारक में सीधा सीधा आपको यह है कि हमारे जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हैं अब सब उसके अंतर्गत आएगा। हम कृषि और नगरीकरण के लिए जंगलों को काट रहे हैं, वो भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, हमारा एनर्जी सेक्टर, हमारी पूरी लाइफ स्टाइल, सभी क्या है, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। मतलब हम इसमें सब चीज लिख सकते हैं, नगरीकरण, कृषि का विस्तार, वन विनाश, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन का हम जहां भी प्रयोग कर रहे हैं हर जगह हमको क्या है, जलवायु परिवर्तन के लिए सारी चीजें जिम्मेदार है। ठीक है ना। तो देखो, मानव जनित कारक, मानव जनित कारक में सीधे सीधे हमारे जो भी वर्तमान में आपको दिख रहा है, चाहे एनर्जी सेक्टर हो, इंडस्ट्रीज हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, या फिर आपकी जो भी है, सब गतिविधियां क्या है, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। अभी कैसे जिम्मेदार है अभी समझ रहे हैं। तो देखो, ये दो मानव जनित और प्राकृतिक कारक है। मानव जनित कारक तो सबको पता है, उसमें कुछ नया नहीं है। ये बस प्राकृतिक कारक आप ध्यान में रखना कि जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक फिनोमिना है और उसके लिए कुछ प्राकृतिक कारक जिम्मेदार हैं। बस हमारे साथ समस्या क्या है कि मानव की कुछ गतिविधियों ने इस जलवायु परिवर्तन को तेज कर दिया है। जो परिवर्तन 5000 साल में होना था उसको हमने 300 साल में कर दिया है। इसलिए ये जलवायु परिवर्तन एक संकट के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। ठीक है ना। अब देखो, ये जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन के आधार में हमको यदि कोई चीज दिखाई दे रही है तो उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। अभी मैंने जो घटना बताया कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन, परावर्तित तरंग विकिरण, वो ही घटना क्या है, वैश्विक तापन। वैश्विक तापन का मतलब है सीधा सीधा कि पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि, पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि। और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कैसे होती है, वही कि ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये दीर्घ पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर ले रही हैं। इनकी मात्रा लगातार पृथ्वी के चारों तरफ बढ़ रही है। मतलब हमारा जो पृथ्वी का कंबल है लगातार मोटा होते जा रहा है। भाई आप एक कंबल ओढ़ो, दो कंबल ओढ़ो, उस कंबल के ऊपर 10 कंबल ओढ़ लो तो आपको तो दम घुटने लगेगा ना। तो वही स्थिति अब होते जा रही है कि पृथ्वी के चारों ओर जो ग्रीन हाउस गैसों का आवरण है, जो प्रकृति ने हमको दिया था एक आवरण, उस आवरण को हमने मोटा कर दिया है। बस उसी मोटापे के कारण, मतलब पृथ्वी के चारों ओर जो ग्रीन हाउस गैसों की एक चादर थी, हमारे जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उन गैसों की संख्या में हमने इतनी वृद्धि कर दी है कि अब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि पृथ्वी पर जो बर्फ है वो पिघलेगी और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो उसी को कह रहे हैं हम ग्लोबल वार्मिंग, और उसी ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम होता है जलवायु परिवर्तन। कि तापमान में वृद्धि हुई, तापमान में वृद्धि हुई तो आपके ग्लेशियर पिघल जाएंगे, हिमालय की बर्फ पिघल जाएगी। जब हिमालय की बर्फ पिघल जाएगी तो वहां की जलवायु बदल जाएगी। जब जलवायु बदल गई तो उसी के लिए तो शब्द यूज कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन। तो देखो, एक तो क्या है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा क्या है, इसी से कह रहे हैं ग्रीन हाउस गैस। ये क्या होता है इसके बारे में और देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो, अभी बताया ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो पृथ्वी है और जो सूर्य है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, फिर जब टकरा के अवशोषित होकर जाती है तो दीर्घ के, और इसको क्या है, कुछ गैसें अवशोषित कर लेती हैं। ये घटना पूरी कहलाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस के लिए कौन जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस के लिए कुछ जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैसेस। तो बस आपको क्वेश्चन यही आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है।
आपसे जलवायु परिवर्तन के लिए पूछे या फिर क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूछे कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, तो आपको यही लिस्ट को याद रखना है कि सबसे पहले तो एक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मतलब देखो पृथ्वी पर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उन ग्रीन हाउस गैसेस में ग्लोबल वार्मिंग के लिए यदि किसी गैस का सबसे ज्यादा योगदान है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी की ग्रीन हाउस गैसों में 65% CO2 है, और CO2 कहां से आती है, हमारी हर गतिविधि, हमारा फॉसिल फ्यूल, हम जो जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं उससे CO2 का उत्पादन हो रहा है। तो देखो सबसे ज्यादा तो क्या है, CO2 ही है। दूसरे नंबर पर ग्रीन हाउस गैसेस है मीथेन। मीथेन, और मीथेन का योगदान लगभग 16% है। ठीक है ना, पहले नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे नंबर पे मीथेन, फिर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसके बाद तो फिर बहुत सारी गैसें हैं। देखो ये आप क्रम याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अतिरिक्त भी कुछ गैसें हैं जैसे जलवाष्प। ये गैस नहीं है लेकिन फिर भी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है, वाटर वेपर, जल वाष्प। वायुमंडल में क्या है, जितना ज्यादा जल वाष्प होगा उतना ज्यादा पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि होगी। जल वाष्प भी एक ऐसा फैक्टर है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, आपका जल वाष्प। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प। इसके अतिरिक्त कुछ गैसें और हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं, उनको हम कहते हैं फ्लूरिनेटेड गैसें। फ्लूरिनेटेड गैसें, फ्लूरिनेटेड गैसें। ठीक है ना, ये टोटल 14% का योगदान देती हैं पूरे ग्रीन हाउस में या ग्लोबल वार्मिंग में, इनका 14% का योगदान है। अब देखो इसमें क्या है, कुछ गैसें हैं, ये कुछ गैसों का, फ्लोरिनेटेड गैसों का समूह है। जैसे एक है HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। दूसरी है PFC, पर फ्लोरोकार्बन। PFC, पर फ्लोरोकार्बन। फिर है SF6, SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, तो ये तीन फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं, और अभी अपन पढ़ेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत इनको विनियमित करने का प्रयास किया गया है। इसमें देखो जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है HFC, ये ओजोन परत के क्षरण के लिए भी जिम्मेदार है, लेकिन याद रखना ये केवल क्योटो प्रोटोकॉल में इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि ओजोन क्षरण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था, तो उसके में इसको नहीं जोड़ा गया, इसको केवल अपना क्योटो में इसको जगह दी गई थी। ठीक है ना, तो देखो ये इतनी चीज हैं जो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है, इसी से वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ये ग्लोबल वार्मिंग से क्या है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और
जल वाष्प है, और ये फ्लोरिनेटेड गैस है। फ्लोरिनेटेड गैसों में 3 गैसों का नाम आप याद रखना। बाकी एक चीज और याद रखना कि मीथेन जो है वो भले ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरे नंबर पे आती है, लेकिन पृथ्वी को गर्म करने की मीथेन की क्षमता बहुत ज्यादा है। भाई इन गैसों में क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा 65 से 70% का योगदान, हो सकता है 77% 75% का योगदान केवल CO2 दे रही है, लेकिन CO2 की क्षमता बहुत कम है। बाकी जो ये गैसें हैं, मीथेन की क्षमता CO2 से बहुत ज्यादा है। ये फ्लोरिनेटेड गैसें, इनकी क्षमता ही बहुत ज्यादा है, वायुमंडल में बहुत थोड़ी सी है, लेकिन इनकी पृथ्वी को गर्म करने की क्षमता अधिक है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, कुछ हाँ, ये आप बस इतना ही जान लो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए इतने ही कारक हैं जो जिम्मेदार हैं। ठीक है ना। बाकी देखो एक दो शब्द और उपयोग में आते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड हैं, जिसको हम कहते हैं, जैसे एक होता है ब्लैक कार्बन, काला कार्बन। काला कार्बन, ये काला कार्बन एक गैस नहीं है, बल्कि क्या है, ये ठोस कण है। इसके या इसको हम एरोसॉल भी कह सकते हैं। ठोस कण या एरोसॉल है। देखो होता क्या है कि जब भी आप कोई चीज जलाते हो, जैसे आप लकड़ी जला रहे हो, तो लकड़ी धुआं हो रहा है, तो धुएं आपको देखोगे, धुएं का रंग आपको काला दिखाई देगा या हल्का सा ब्राउन दिखाई देगा। तो उस धुएं में क्या है, बारीक बारीक कार्बन के कण होते हैं, और ये कण क्या है, वायुमंडल में पहुंच के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि करते हैं। इनकी बहुत बाद में खोज की गई है, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है, काला कार्बन नाम दिया गया है। और ये क्या होते हैं, बायोमास के अपूर्ण दहन से, बायोमास के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होते हैं। बायोमास के अपूर्ण दहन या जीवाश्म ईंधन या जीव ईंधन के अपूर्ण दहन से ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। ये जो काला कार्बन के कण हैं, ये वायुमंडल में पहुंच के पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ये काला कार्बन बर्फ की सतह पर जाके जम जाते हैं, बर्फ की सतह पर जम जाते हैं, और बर्फ पृथ्वी के एल्बिडो में कमी लाते हैं। एल्बिडो में कमी लाते हैं, पृथ्वी के एल्बिडो में कमी लाते हैं, जिससे पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि होती है। ठीक है ना। और काला कार्बन, ये काला कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लाख गुना ज्यादा ऊष्मा का अवशोषण करता है। समझ रहे ना, क्षमता CO2 से लाख गुना ज्यादा इसकी क्षमता, इसलिए काला कार्बन बहुत हानिकारक है। इसलिए क्या है कि आप यदि लकड़ी जला रहे हो, आप उपले जला रहे हो, ऐसी कोई भी गतिविधि जो जीवाश्म ईंधन से जला रहे हो, उससे CO2 तो निकल ही रही है, लेकिन उससे क्या निकल रहा है, काला कार्बन निकल रहा है। काला कार्बन की क्षमता CO2 से लाख गुना ज्यादा है, तो ये काला कार्बन और ज्यादा हानिकारक है। और इस काला कार्बन के उत्पादन में कमी के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट सूर्य नामक एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट सूर्य नामक एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और जिसके तहत कुछ नहीं, प्रोजेक्ट सूर्य में सरकार क्या कर रही है, लोगों को सोलर स्टोव, सोलर लैंप, ये सारी चीजों को वितरण कर रही है। ठीक है। तो ये जलवायु परिवर्तन के आप कारक को याद रखना, बस देखो फैक्ट के रूप में याद रखना, अपन को कोई कहानी याद नहीं रखना है। प्री में तो क्वेश्चन सीधे यही आएगा कि निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, बस आपको इतनी गैसों का ध्यान रखना है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के प्राकृतिक कारक क्या है, वही जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के प्राकृतिक कारण पूछे, बात एक ही है। और तो इसमें कोई क्वेश्चन अपने काम का है नहीं। बाकी जलवायु परिवर्तन या जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसका प्रभाव, तो प्रभाव भी देखो, अब प्री में डायरेक्ट पूछेगा कैसे, उसको ये दिक्कत है। आपको निबंध लिखना है तो ठीक है कि प्रभाव के संदर्भ में आप बहुत सारी बातों को लिख सकते हो। प्रभाव में भाई देखो, पृथ्वी की बर्फ पिघलेगी, पृथ्वी की बर्फ पिघलेगी तो समुद्री जल स्तर बढ़ेगा,
समुद्री जल स्तर बढ़ेगा तो तटीय क्षेत्र डूबेंगे, बाढ़ और सूखे की संभावना होगी, वर्षा का प्रतिरूप बदलेगा, वर्षा का प्रतिरूप बदलेगा, महासागरों का अम्लीकरण होगा, महासागरों का अम्लीकरण होगा, हमारे कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, कृषि का उत्पादन कम हो जाएगा, फॉरेस्ट, जीव जंतु, मनुष्य, बहुत सारे संक्रामक बीमारियां फैलना चालू हो जाएंगी। और ये सब प्रभाव हैं जो जलवायु परिवर्तन का हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखो अंतिम में अपन सीधे यही देख लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन के निपटने के लिए क्या अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं। वो अभी अपन ने काला कार्बन लिखा था, तो काला कार्बन में लिखा था ना कि भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट सूर्य चलाया गया है। तो उस काले कार्बन में कमी लाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास और लिख लेना, एक बनाई गई है आर्कटिक काउंसिल, आर्कटिक काउंसिल, आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल क्या है? काले कार्बन की उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास है। ठीक है, और इस काले कार्बन जैसा ही एक होता है भूरा कार्बन, भूरा कार्बन भी हानिकारक है, भूरा कार्बन भी हानिकारक है, उसका रंग बदल गया लेकिन वो काले कार्बन की भांति ही कार्य करता है, पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि लाता है। ठीक है ना, तो ये काला कार्बन, भूरा कार्बन, कार्बन के दो तीन प्रकार और हैं, ग्रीन कार्बन उसको कहते हैं, ब्लू कार्बन कहते हैं, उसको और देख लेते हैं। तो वो काला कार्बन, भूरा कार्बन, हाँ एक होता है ग्रीन कार्बन, ग्रीन कार्बन, ग्रीन कार्बन, हरा कार्बन कहते हैं इसको। देखो ये अच्छा कार्बन है, ये काला और भूरा तो बेकार है, पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बुरा है। जो ग्रीन कार्बन है ये अच्छा है। होता क्या है कि जब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन निकलकर, कार्बन निकलकर वायुमंडल से कार्बन निकलकर कहां चला गया? पेड़ों और मिट्टी में संग्रहित हो जाता है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या है, कार्बन कुछ पौधों में संग्रहित हो जाता है, तो पौधों और जो मिट्टी में संग्रहित है उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन कार्बन कहते हैं। फिर उसी को हम जलाते हैं तो वही कार्बन फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमको वायुमंडल में दिखाई देता है। तो ग्रीन कार्बन मतलब पेड़ पौधे और मिट्टी अपने अंदर जो कार्बन समाहित किए हुए हैं उसको ग्रीन कार्बन कह रहे हैं। फिर इसी की तरह एक होता है ब्लू कार्बन, ये भी अच्छा कार्बन है, ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन क्या है कि हमारा जो समुद्र है, तटीय क्षेत्र है, लेगून है, समुद्री घास है, वहां के जो शैवाल हैं, अपने अंदर जो कार्बन को संग्रहित किए हुए हैं वो ब्लू कार्बन है। तो ब्लू कार्बन और ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन समुद्र अपने अंदर समाहित किए हुए है, और ग्रीन कार्बन वृक्ष मतलब पूरा जो हमारा फॉरेस्ट कवर एरिया है, ये सब अपने अंदर जो संग्रहित किए हुए हैं कार्बन, उसको ग्रीन कार्बन कह रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो ये जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इतनी बात है। अब इसमें हमको अंतरराष्ट्रीय प्रयास देखने हैं और कुछ शब्दावलियों को देखना है कि कौन कौन सी शब्दावलियां हैं, कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है, ये बस मतलब आपको परिभाषा पता हो जाए इसकी, तो आप यदि प्री में कुछ ऑब्जेक्टिव देके पूछे तो आप बता सकते हो। ठीक है ना, तो इसको देखो अपन कल देखेंगे, कल अपन ये पर्यावरण वाले टॉपिक को खत्म करेंगे। अपन मध्य प्रदेश के करंट को पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखो कल हम जलवायु परिवर्तन को देख रहे थे कि जलवायु परिवर्तन कैसे क्या है और कैसे हम उससे प्रभावित हो रहे हैं।
और बाकी चीजों को उसके बारे में देखना है। इसमें कुछ नहीं, हमको बस जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को देखना है कि जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत क्या क्या किया जा रहा है। तो देखो ज्यादा डिटेल में नहीं, अपन केवल फैक्ट फैक्ट जानेंगे कि जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, ठीक है। तो देखो, जो जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों, इन प्रयासों की शुरुआत यदि कहीं सबसे पहले हुई है तो वो है 1979। 1979 में पहली बार जलवायु परिवर्तन को लेकर एक बड़ी बैठक हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सबसे पहले 1979 आपसे पूछे कि जलवायु परिवर्तन के लिए या जलवायु परिवर्तन के नुकसानों से बचने के लिए, या आपसे पूछे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली जो बड़ी बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 1979 जिनेवा। ठीक है, 1979 जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हुई है। ये जलवायु परिवर्तन पर पहली बड़ी बैठक है। शुरुआत यहीं से हो रही है, ठीक है। और ये जलवायु परिवर्तन के लिए है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना, ठीक है। फिर 1979 के बाद जो इसका दूसरा सम्मेलन हुआ वो 1990 में हुआ, ये भी जिनेवा में ही हुआ था। ये भी जिनेवा में ही हुआ था 1990 में। फिर इन जो 1990 का सम्मेलन था, इस सम्मेलन के बाद 1992 में, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, पृथ्वी सम्मेलन, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर, या इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं, ये 1992 का पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब देखो, जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बैठक 1979 में है। एक इसके पहले बैठक थी 1972 में, लेकिन वो पर्यावरण के मुद्दे को लेकर थी। वो क्या थी? ये हुई थी बैठक स्टॉकहोम में हुई थी, स्टॉकहोम। और ये क्या थी? मानव पर्यावरण पर यूएन कॉन्फ्रेंस, मानव पर्यावरण पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। अंतर समझ लेना थोड़ा सा कि ज्यादातर हम यही समझते हैं कि 1972 से पर्यावरण को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की शुरुआत हुई है। लेकिन आपसे पर्टिकुलर यदि पूछे कि केवल जलवायु परिवर्तन, तब आप 1979 के जिनेवा सम्मेलन की बात करेंगे। तो देख लेना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन था वो पर्यावरण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराने के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय प्रयास था या पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। 1979 में केवल जलवायु परिवर्तन के लिए इकट्ठे हुए और क्या बोला गया कि हमको ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है। फिर 1990 में फिर से जिनेवा में बैठक हुई और इसके परिणाम स्वरूप क्या है, 1992 का पृथ्वी सम्मेलन हुआ। अब देखो, ये पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत 3 सिस्टर कन्वेंशन साइन किए गए, 3 चीजों को इसमें बोला गया 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में। एक इसमें आया जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन। क्लाइमेट फ्रेमवर्क कन्वेंशन, FCCC कह सकते हैं, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा इसमें हुआ, 3 कन्वेंशन है इसमें। दूसरा है जैव विविधता पर कन्वेंशन, जैव
विविधता पर, और तीसरा था मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु कन्वेंशन, मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु सम्मेलन, मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु सम्मेलन। ये तीन सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के तहत आईएएस के सिस्टर कन्वेंशन थे। लेकिन देखो आपको फोकस जलवायु परिवर्तन पर करना है, तो देखो जलवायु परिवर्तन पे हम क्या बोलेंगे। जलवायु परिवर्तन पर पहला सम्मेलन 1979 जेनेवा, दूसरा 1990 जेनेवा, तीसरा 1992 का पृथ्वी सम्मेलन है, और इसके तहत क्या है, एफ ट्रिपल सी, और इसी में क्या है, यूनाइटेड नेशन शब्द जोड़ देते हैं, तो यूएनएफ ट्रिपल सी। ये मतलब अपन मेंस में भी यदि आंसर लिख रहे हो तो इसी क्रम में लिखना है, 79, 90 और 1992। अब 1992 में दो चीज हमारे कोई काम की नहीं है, हालांकि ये भी याद रखना है क्योंकि 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके तहत क्या तीन चीज निकल के आई। लेकिन जलवायु परिवर्तन के लिए क्या था, ये था, ये तो देखो जैव विविधता को लेकर है, और ये मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु है। हमको जलवायु परिवर्तन को बताना। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, जिसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं, ये जलवायु परिवर्तन व फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के तहत हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो तीन हो गए। अब देखो 1992 में यूएनएफ ट्रिपल सी आया, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि यूएनएफ ट्रिपल सी क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी डेट सहित याद रखना है। क्या है ये, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफ ट्रिपल सी कहते हैं इसको। अब देखो इसके बारे में क्या याद रखना है कि यूएनएफ ट्रिपल सी की सबसे पहले तो क्या है, स्थापना कब हुई। तो देखो इसमें क्या है, आपको बोलना है कि ये पृथ्वी सम्मेलन 1992 के तहत अस्तित्व में आया। ठीक है, लेकिन इसकी जो डेट याद रखनी है वो है 21 मार्च 1994 से ये कार्यरत है। 21 मार्च 1994 से ये कार्यरत है या लागू है। 21 मार्च 1994 से ये लागू है। ठीक है, बस इसमें इतना याद रखना। और ये जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ये एक बॉडी है जो सभी सदस्य देशों को साथ लेके चलती है। यूएनएफसीसी इसका सचिवालय है, इसकी बैठक होती है। 197 से ज्यादा सदस्य देशों ने इसका हस्ताक्षर कर चुके हैं, और ये संयुक्त राष्ट्र के जितने भी देश हैं उनका एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, इसको सभी देशों ने स्वीकार किया है। इसमें यूएनएफ ट्रिपल सी की जो बैठक होती है उसको कॉप के नाम से जानते हैं, सीओपी। सीओपी मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। मतलब आपसे पूछे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएनएफ ट्रिपल सी का सर्वोच्च निकाय है। यूएनएफ ट्रिपल सी का सर्वोच्च निकाय है। टॉप, यूएनएफ ट्रिपल सी के सबसे ऊपर कौन है, कॉप, फिर ये नीचे। और कॉप क्या है, देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, मतलब जितने भी सदस्य देश हैं वो मिलके जब बैठते हैं वही कहलाती है कॉप। वर्ष में एक बार बैठने का निर्णय लिया, और ये कॉप की पहली बैठक 1995 बर्लिन में हुई थी। 1995 बर्लिन, 1995 में बर्लिन में आयोजित की गई।
इसका सचिवालय जर्मनी के बॉन शहर में है। सचिवालय जर्मनी के बॉन शहर। ये भी बर्लिन भी जर्मनी में है और बॉन भी जर्मनी में सचिवालय है। हाँ हाँ, कोप का सचिवालय बॉन। ठीक है। और देखो, ये कॉप है, सदस्य देशों का निकाय, यूएनएफ ट्रिपल सी का सर्वोच्च निकाय है। वर्ष में एक बार इनकी बैठक होती है। जो बैठक होगी वही स्वाभाविक सी बात है इसका अध्यक्ष रहेगा। अध्यक्ष का कार्यकाल छोड़ो, वो 5 साल के लिए रहता है, लेकिन उससे अपन कोई मतलब नहीं। हर साल अलग अलग जगह बैठक होती है। यदि किसी जगह कोई बैठक नहीं हो पाती है, तो आप ये मान के चलो कि वो बैठक कहाँ होगी, बॉन में होगी, क्योंकि बॉन में इसका सचिवालय है। यदि कहीं बैठक नहीं हो पाती है, नहीं जम पाया किसी के बीच, तो वो बॉन शहर में ही अपनी बैठक करेंगे। तो देखो, 1994 से यूएनएफ ट्रिपल सी अस्तित्व में आया। कॉप की पहली बैठक 1995 में बर्लिन में हुई। अब इस कॉप की बैठक हुई और ये प्रयास किया जाने लगा कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कैसे किया जाए, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको कैसे डिले किया जाए, कैसे रोका जाए। रोक तो सकते नहीं, बस उसकी परिवर्तन की रफ्तार को कैसे कम किया जाए। 1995 से कार्रवाई प्रारंभ होती है, मतलब देखो, या तो 1979 से रखना है कि 1979, 99, 1990, 1992, फिर 1994 और फिर 1995। अब हर साल ये बैठने लगे, तो देखो 95 में बैठे, भी 96 में बैठे, फिर 97। तो अब समझौता होना चालू होगा। तो इनका जो पहला समझौता हुआ है, जो बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे जलवायु परिवर्तन के लिए, वो है कॉप का तीसरा सम्मेलन। मतलब देखो, अब इसको नाम दे देंगे हर साल, कॉप 1, कॉप 2, कॉप 3, कॉप 4। अभी दुबई में चल रही है कॉप 28, अभी चल रही है कॉप 28, दुबई में चल रही है। तो मतलब 28 सम्मेलन हो चुके हैं कॉप के। तो देखो, इसका जो पहला और जो अब हमारे काम की चीज आ रही है कि इस कॉप की जो तीसरी बैठक थी, यूएनएफ ट्रिपल सी का या कॉप का थर्ड सम्मेलन, COP, कॉप 3, कॉप 3। ये कॉप 3 की जो बैठक है, वो ये क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानी जाती है। क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में हुआ था, तो उसी के नाम पे ये समझौता हुआ। तो उसी को बोल दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है ना। अब देखो, इस यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यदि पूछता है तो क्योटो प्रोटोकॉल से ही पूछता है। तो देखो, एक तो आपको इसकी डेट याद रखनी है कि 11 दिसंबर 1997, 11 दिसंबर 1997 क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकृति मिली। स्वीकृति। तो एक तो ये डेट याद रखनी है कि 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकृति मिली। फिर दूसरी डेट याद रखना है, 16 फरवरी 2005। 16 फरवरी 2005 से ये क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी है या लागू हुआ। ठीक है। फिर इसका जो ड्यूरेशन था, वो ड्यूरेशन था 2008 से 12 के लिए। 2008 से 2012 के लिए इसका जो ड्यूरेशन था, 2008 से 2012 के लिए। देखो, दरअसल ये क्योटो प्रोटोकॉल, एक तो ये डेट और ये ड्यूरेशन है कि 8 से 12, मतलब आपको लगभग 5 साल के लिए ये प्रभावी हुआ। फिर इसमें एक चीज और याद रखनी है कि ये एकमात्र ऐसा जलवायु परिवर्तन को लेकर किया गया समझौता है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी है। कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
देखो बहुत सारे सम्मेलन हुए जलवायु परिवर्तन के लेके, लेकिन वो क्या है, आपसी बैठक में उन्होंने कहा हाँ ऐसा करेंगे, ऐसा तुम कर लेना, ऐसा करेंगे, लेकिन कोई लीगलिटी नहीं। ये एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें कानूनी बाध्यता थी कि यदि आपने इस पे दस्तखत कर दिए हैं तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। नहीं तो सोचो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपकी, आप अंतरराष्ट्रीय कानून को नहीं मान रहे, आपकी देश की बदनामी होगी। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय रूप से, कानूनी रूप से एक बाध्यकारी समझौता था। फिर देखो इस क्योटो प्रोटोकॉल में क्या है, तीन कैटेगरी बना गई थी देशों की। एनेक्स फर्स्ट, एनेक्स फर्स्ट, एनेक्स सेकंड और एनेक्स थर्ड। एनेक्स फर्स्ट, एनेक्स सेकंड और एनेक्स थर्ड। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये बेसिकली एनेक्स फर्स्ट देशों के लिए ही बाध्यकारी था। एनेक्स फर्स्ट देशों को क्या बोला गया कि आप 5 वर्षों में, 2008 से 12 के लिए था, जिसमें बोला गया कि 6 ग्रीन हाउस गैसों, 6 ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HF6 और परफ्लोरोकार्बन PF6। ये 6 गैसों के नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन आएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कौन सी 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो ये 6 गैस हैं। ठीक है ना। और ये किसके लिए था, केवल एनेक्स फर्स्ट। अब एनेक्स फर्स्ट कौन विकसित देशों की बात थी, यूरोप, अमेरिका, जापान, इन लोगों के लिए था। ये दो तो बेचारे विकासशील और भारत जो और अफ्रीका के कंट्री थे, इनके लिए बाध्यकारी नहीं था, इनके लिए बाध्यकारी था। इनसे क्या बोला गया कि तुमको इन 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है। और उत्सर्जन में कमी कितना, 1990 के स्तर पर 5.2% की कटौती। 1990 के स्तर पर, मतलब देखो आज की बात नहीं हो रही, 1990 में जितना इन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता था उससे 5.2% की कटौती तुमको करना है। विकसित देशों को बोला गया, बाध्यकारी है, और टाइम दिया गया 2008 से 2012 के, इन 5 सालों के ड्यूरेशन के दौरान आपको इसमें कटौती करना ही करना है। NX2 और NX3, या ये NX3, या इसको कह सकते हो, इसको इस रूप में भी कह सकते हैं, NX देश और गैर NX देश, इन दोनों को गैर NX देश। तो सीधा हो जाएगा कि NX देशों के लिए ये बाध्यकारी था। ठीक है, 1990 के स्तर पर लाना था, क्योंकि यही देश इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार थे। तो देखो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आपको इतनी बात तो कम से कम याद रखनी ही है। क्या याद रखना है, डेट याद रखनी है। पहले तो क्योटो जापान के क्योटो में हुआ था, COP3 था, 11 दिसंबर 1997 को स्वीकृति मिली। ये 16 फरवरी 2005 से प्रभावी है, 2008 से 12 तक के लिए था। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता था। और इसमें एनेक्स फर्स्ट की देशों को 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करनी थी। और कटौती कितनी करनी थी, 1990 के स्तर से 5.2% की कटौती करनी थी। ठीक है, तो देखो ये 2008 से 12 था। फिर इसका दूसरा ड्यूरेशन लागू हुआ 2013 से 2020 तक, 2 चरणों में था। पहला ये था, सेकेंड फेज ये था। फर्स्ट फेज 2008 से 12, सेकेंड फेज 2013 से 2020। 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता खत्म हो रही थी, इसलिए 2020 से कोई ना कोई नया प्रोटोकॉल लागू होना ही था। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल की कहानी है। यदि जलवायु परिवर्तन के लेके कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसी क्योटो प्रोटोकॉल है, और यही फैक्ट है जिसमें से क्वेश्चन निकल के आएगा। बाकी इस क्योटो प्रोटोकॉल में और भी बहुत सारी चीजें बोली गई कि साझा परंतु विभेदी जिम्मेदारी के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। कि साझा और विभेदीकृत मतलब
जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जिम्मेदारी सभी देशों की है, परंतु जिन देशों ने जलवायु परिवर्तन के लिए जो देश ज्यादा जिम्मेदार है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी, इसलिए एनेक्स फर्स्ट कंट्रियों को जिम्मेदारी दी गई। फिर इसी के तहत स्वच्छ विकास तंत्र और कार्बन व्यापार का भी प्रावधान किया गया। स्वच्छ विकास तंत्र और कार्बन व्यापार, ये भी कुछ नए शब्द निकल के आए इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही। इनने क्या बोला, एक तो निकाल के आया इनने लचीला बाजार तंत्र, स्वच्छ विकास तंत्र और संयुक्त क्रियान्वयन। देखो, एक उनने निकाल के लाया लचीला बाजार तंत्र, लचीला बाजार तंत्र। देखो, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत क्या है, विकसित देशों के अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती करनी थी। अब कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना है मतलब सीधे सीधे क्या है, आपको अपने एनर्जी सेक्टर को डाउन करना है, आपको अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को डाउन करना है और आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करना है। क्योंकि विकसित देश कार्बन का बड़े मात्रा में उत्पादन करते हैं, क्योंकि उनकी जीवन शैली एक ही है। भाई, वो जितनी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन एक अमेरिकन कर रहा है, या जितना पेट्रोल और डीजल का वो कम कम कंजम्पशन कर रहे हैं, उतना भारत के 150 करोड़, मतलब अमेरिका की जनसंख्या 35 करोड़ होगी अभी, और भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है, लेकिन 150 करोड़ मिलके भी उतना कार्बन उत्सर्जन नहीं कर रहे जितना ये 35 करोड़ कर रहे हैं, क्योंकि वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं ना। हम तो गरीबों का जीवन जी रहे हैं, लग्जरी लाइफ। तो अब इनको कटौती करना था। अब ये कटौती करना मतलब क्या है, अपने लग्जरीपन को छोड़ना। तो ये लग्जरीपन को तो छोड़ नहीं सकते, इन्हें क्योटो प्रोटोकॉल इन्हीं लोगों ने लागू तो करवा दिया। तो अब फिर क्या है, नए नए शब्द निकल के ले आते हैं कि भाई कटौती करना है तो एक काम करो, इन्हें एक नया सिस्टम लेके आया, लचीला बाजार तंत्र। इस लचीले बाजार तंत्र के तहत इनने क्या किया, फिर इस लचीले बाजार तंत्र के तहत इनने तीन तीन नए शब्दों को गढ़ा। एक को उनने कहा अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार। दूसरा कहा स्वच्छ विकास तंत्र, स्वच्छ विकास तंत्र। और तीसरा कहा संयुक्त क्रियान्वयन, संयुक्त क्रियान्वयन, संयुक्त क्रियान्वयन। देखो, अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, इसको सामान्य शब्दों में कार्बन ट्रेडिंग भी कहते हैं। कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन व्यापार मतलब ग्रीन हाउस गैसों का जो आप उत्सर्जन कर रहे हो या कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हो, उसकी खरीद बिक्री कर सकते हो। जैसे मैंने कार्बन उत्सर्जन, मेरे को लिमिट दी थी कि इस वर्ष भर में तुमको 100 टन कार्बन का उत्सर्जन करना था, और मैंने कर लिया 120 टन। और किसी को टारगेट मिला था, उसका भी 100 टन था, लेकिन उसने उत्सर्जन किया केवल 60 टन। तो ये 40 प्लस में हो गया, मैं 20, तो मैं क्या करूंगा, इससे 20 टन कार्बन खरीद लूंगा। मैं इसको 20 टन कार्बन के पैसे दे दूंगा, तय कर लिया गया कि 1 टन कार्बन इतने का होगा, तो इसको पैसे मिल गए और मेरा पाप कट गया। तो ये चीज कहलाती है कार्बन ट्रेडिंग, कि कार्बन का व्यापार करो, जिसने ज्यादा उत्सर्जन कर लिया है वो कर्ब कम उत्सर्जन वाले से खरीद लेगा, तो दोनों का बैलेंस हो जाएगा। हालांकि इससे होना कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो कार्बन उत्सर्जन कर ही रहा है ना, इसी को तो रोकना था। और ये तो वैसे भी गरीब देश है, ये तो वैसे भी कार्बन उत्सर्जन कम कर रहा था। तो अब इसको सीधे सीधे लालच दे रहे हैं कि देखो तुम पैसे ले लो और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और कम करो। लेकिन इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि गरीब देश वैसे ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम कर रहे हैं, ये ज्यादा उत्सर्जन करने वाले थे। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने कहा कि हम अपने उत्सर्जन को कम नहीं कर सकते हैं, तो दूसरी जो देश कर रहे हैं उससे खरीद लेंगे। तो वहीं पे एक शब्द आ गया कार्बन ट्रेडिंग। इसी टाइप से एक और शब्द निकल के आया, कार्बन, ये जो स्वच्छ विकास तंत्र, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, आपने कार्बन उत्सर्जन ज्यादा कर लिया है, तो एक काम करो, आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करो जो क्लीन एनर्जी से चलता हो। स्वच्छ विकास तंत्र, क्लीन एनर्जी से चलता हो, सोलर एनर्जी। भारत में आप एक सोलर एनर्जी का प्लांट लगवा दो, तो बिजली बनेगी, तो कितने टन कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा अपने आप। भाई, जैसे सोलर सेल पैनल लगवा दिया उनने 10 एकड़ में, तो वो पता चला है कि भाई
1000 मेगावाट या 100 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर रहा है, तो 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने में कितना कोयला जलता था, तो वो एक कैलकुलेशन करके निकाल देते थे कि ठीक है तुमने इतने कार्बन उत्सर्जन में कटौती लाई। इसी टाइप से क्या है, संयुक्त क्रियान्वयन कार्यक्रम है। संयुक्त क्रियान्वयन कार्यक्रम के तहत क्या किया जाता था कि क्योटो प्रोटोकॉल वाले जो एनेक्स फर्स्ट की कंट्री वाले देश है, वो गरीब देशों में ज्वाइंट वेंचर स्थापित करेंगे जो कार्बन उत्सर्जन में कटौती लाएगा। ठीक है ना। तो देखो ये सारी चीजें क्या है, आपके क्योटो प्रोटोकॉल से ही संबंधित है। इसमें कार्बन ट्रेडिंग को आप याद रखना। कार्बन ट्रेडिंग से एक शब्द निकल के आया फिर कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट मतलब सीधे सीधे क्या है ना, वही 40 टन का इसको क्रेडिट मिल गया ना, क्योंकि इसने क्या है कम उत्पादित किया। अब इस क्रेडिट को ये कहीं भी बेच सकता है, तो बेचने की घटना क्या है, कार्बन ट्रेडिंग कहलाएगी। फिर एक और शब्द निकल के आया कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स, कार्बन टैक्स क्या है, मतलब ऐसा टैक्स है जो उन वस्तुओं या उन सेवाओं पर लगाया जाता है जो अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर जो वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, उस पर जो टैक्स लगा दिया है उसी को बोल दिया गया है कार्बन टैक्स। ठीक है। तो देखो ये क्योटो प्रोटोकॉल था, और क्योटो प्रोटोकॉल ही सभी प्रोटोकॉल में सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी देखो उसके बाद भी प्रोटोकॉल मतलब सम्मेलन हर साल होते रहे, कॉप की बैठक तो हर साल होते रहे, लेकिन उसमें कोई क्या है ऐसी विशिष्ट चीज निकल के नहीं आई जो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि जिससे कोई अंतरराष्ट्रीय इम्पैक्ट पड़ा हो। इसके बाद भी सम्मेलन हुए हैं। उन सम्मेलनों में से देखो जैसे COP16, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं लेकिन फिर भी एक एक लाइन में याद रख लेना। COP16 कानकुन, इसको कानकुन सम्मेलन भी कहते हैं, मेक्सिको के कानकुन सिटी में 2010 में आयोजित हुई थी। और इसमें पहली बार ग्रीन क्लाइमेट फंड, हरित जलवायु कोष, ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसकी स्थापना का निर्णय लिया गया। विश्व बैंक मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड एक कोष बनाएंगे जो जलवायु परिवर्तन से लड़ेगा। हाँ, मैक्सिको। और इस फंड का ट्रस्टी बनाया गया वर्ल्ड बैंक को। फंड हो गया ना एक, ले दे के क्या है, उनने कहा अरे जलवायु परिवर्तन से लड़ना है तो सबसे पहले पैसा लगेगा, तो पैसा के लिए उन्होंने कहा ठीक है बैंक में जाके खाता खोल लो, तो जो खाता खोला उसी को नाम दे दिया गया ग्रीन क्लाइमेट फंड, और उसका ट्रस्टी किसको बना दिया, वर्ल्ड बैंक को बना दिया। कानकुन में ये मेन बात हुई। फिर इसके बाद 2000, ये 2010 की घटना है, 2010। फिर 2012 COP17, COP17, COP17 में हुआ ये डरबन, दक्षिण अफ्रीका। डरबन, डरबन की क्या विशेषता है कि इस डरबन में ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कर दी गई। देखो इधर निर्णय लिया गया था कि हम ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाएंगे, और इधर बना दिया गया, ग्रीन क्लाइमेट फंड बना दिया गया। फिर इसी में एक और बड़ी बात की गई, इसी में एक एडॉक तदर्थ कार्य समूह का गठन किया गया। तदर्थ, तदर्थ कार्य समूह, तदर्थ कार्य समूह का भी गठन किया गया। एडॉक टास्क फोर्स टाइप की गठन कर दी गई, यही जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। फिर इसमें एक और नई बात जोड़ी गई, हाँ पहली बार कृषि को जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत लाया। कृषि को जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत लाया। तो देखो अभी तक क्या है, कृषि को जलवायु परिवर्तन से अलग रखा गया था। भारत जैसे दोस्त बस यही बोलते थे कि जलवायु परिवर्तन से इंडस्ट्रीज जिम्मेदार है, इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज,
ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर विकसित देशों द्वारा क्या बोला गया कि भैया कृषि भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होगी और कृषि के कारण भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो कृषि की भी चर्चा हो यहाँ पर। तो आपको याद रखना है कि डरबन सम्मेलन में कृषि को भी जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत लाया गया था। और देखो एक चीज और थी इसमें, इस 2017 के डरबन सम्मेलन में, वो 2012 के डरबन सम्मेलन में सीबीडीआर, सीबीडी और ये क्या है, यही वो क्योटो प्रोटोकॉल में थी, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीबीडीआर, इसको स्वीकार कर लिया गया था। स्वीकार, क्योटो प्रोटोकॉल का ये सिद्धांत है, सीबीडीआर, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, साझा परंतु विभेदीकृत जिम्मेदारी, साझा परंतु विभेदीकृत जिम्मेदारी। ये आपसे पूछा जाएगा कि सीबीडीआर क्या है, तो सीबीडीआर क्या है, जलवायु परिवर्तन को लेकर दिया गया एक सिद्धांत है जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आया था। इसको स्वीकार किया गया था 2012 के डरबन सम्मेलन में, साझा परंतु विभेदीकृत जिम्मेदारियां, मतलब साझा, पूरे दुनिया के सभी देश जिम्मेदार हैं जलवायु परिवर्तन के लिए, उसको रोकने के लिए भी वो सब काम करेंगे, लेकिन विभेदीकृत मतलब जिन्होंने ज्यादा पाप किए हैं वो ज्यादा पाप धोएगा। विकसित देशों की जिम्मेदारी यहाँ पे ज्यादा थी, उसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो ये डरबन सम्मेलन की इतनी कहानी थी। बाकी देखो ये अपन कॉप देख रहे हैं ना, कॉप के साथ एक शब्द और यूज किया किया जाने लगा, सीएमपी, जो सीओपी थी ना, इसी की जगह एक शब्द और यूज करने लिया जाने लगा, सीएमपी। ये था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू क्योटो प्रोटोकॉल। मतलब वही कॉप के बाद जब क्योटो हो गया ना, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, तो क्योटो प्रोटोकॉल के बाद जो सम्मेलन हुए उनको भी CMP1, CMP2, CMP3 ऐसा नाम दिया जाने लगा। लेकिन आप तो कॉप ही याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यदि पूछेगा तो कॉप के नाम से ही पूछेगा। फिर दोहा वार्ता, वार्ता सम्मेलन, हाँ। फिर इसके बाद है COP19 है काम का, COP19, ये हुआ था वारसा, पोलैंड, वारसा पोलैंड में 2013, 2013 पोलैंड के वारसा शहर में। ये देखो कॉप तो 19 था, लेकिन यदि सीएमपी देखें तो ये सीएमपी की नौवां सम्मेलन था, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल के बाद ये उसको लागू करने के लिए नौवां सम्मेलन था। बाकी COP19 वारसा 2013। अब देखो इसमें एक नया शब्द निकल के आया, इंटेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, INDC, इंटेंटेड नेशनली इंटेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। नेशनली कंट्रीब्यूशन, INDC। देखो ये एक नया शब्द निकल के आया। ये दरअसल क्या है, इनने बोला कि देखो सभी देश खुद ही बता दें कि वो कितना कितना कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेंगे, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, मतलब अपने हिसाब से बता दो कि तुम कितना करोगे। तो हर देश ने अपना अलग अलग INDC दिया, प्रतिबंधकारी बाध्यकारी नहीं था, बस बता दो कितना करोगे, भाई जितना तुम कर सकते हो उतना बता दो। हम बोलेंगे तो तुम कहोगे कि हमारी इतनी क्षमता नहीं है, इसलिए तुम ही बता दो कि तुम कितनी कटौती करोगे। नहीं भी कर पाओगे तो कोई तुमको मारेगा नहीं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो वो जो है, वो जो घोषणा की गई, उन्हीं घोषणा को कहते हैं इंटेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि हम कितना कंट्रीब्यूट करेंगे जलवायु परिवर्तन को लेके, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कितनी कटौती करेंगे, ये सब। और ये सब बोला गया कि ये प्रत्येक देश 2015 के पहले दे देगा, 2015 से पहले पहले हर देश अपना ये घोषित कर देगा।
तो याद रखना वारसा में ये एक नया शब्द आईएनडीसी सामने आया। ये क्या है ये भी आपको बता दिया गया। फिर इसी वार्ता सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा 100 बिलियन डॉलर देने की पेशकश की गई। सहमति बनी कि विकसित देश विकासशील देशों को 100 बिलियन डॉलर देंगे। फिर एक और चीज थी इसमें, इसी सम्मेलन में REDD+ ऐसा सहमति बनी। REDD++ पर सहमति बनी। देखो ये दरअसल क्या है, ये जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वृक्षों को बचाना, मतलब सीधे सीधे इसमें कह सकते हैं कि निर्वनीकरण को रोकने, निर्वनीकरण को रोकने, वन संरक्षण मतलब वनों की कटाई को रोकना, वनों को लगाना, संपोषणीय प्रबंधन, संपोषणीय प्रबंधन आदि, ये सब इसी में है। REDD का मतलब ही है सीधे सीधे कि भैया जो जंगल कट रहे हैं उनको जंगल को कटने से रोकना, नए वृक्षों को लगाना, और जो वन हमारे हैं वो कार्बन का जो संग्रहण करके रखे हैं उन वनों को भी संग्रहित संरक्षित करना। तो ये आपको वार्ता सम्मेलन याद रखना है, ये आईएनडीसी एक बार पेपर में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद लीमा में भी हुआ सम्मेलन 2015 में, लेकिन उसमें कुछ विशेष बात निकल के नहीं आई। 2014 पीरियड, हाँ। फिर इसके बाद अपना जो सबसे मेन काम का है वो है कॉप की 21, COP 21 पेरिस सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, COP 21 पेरिस सम्मेलन, UNFCCC 21 पेरिस सम्मेलन, पेरिस के फ्रांस में 2015, 2015। ठीक है, और ये इसमें एक याद रखना कि ये CMP का 11वां सम्मेलन था, CMP का 11वां सम्मेलन था। बस किसी को याद ना रखो, या इसको जरूर याद रख लेना कि CMP 11वां COP 21। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बोला गया था कि पेरिस जलवायु सम्मेलन समझौता 2020 में जो क्योटो खत्म हो रहा है, क्योटो की जगह लेगा, क्योटो प्रोटोकॉल की जगह पेरिस जलवायु समझौता लागू, क्योंकि देखो दूसरा टर्म 2013 से 20 तक के बीच का था, तो 20 में जो खत्म हो रहा है क्योटो प्रोटोकॉल, तो उस खत्म होने से, क्योटो प्रोटोकॉल को खत्म होने से पहले ही देखो 2015 में ही प्रयास किए जाने लगे थे कि 2015 में हमको 2020 में जो क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो रहा है उसके लिए नए टारगेट डिसाइड करने हैं और एक नया जलवायु समझौता हमको इसमें लेके आना है। अब देखो इसमें कुछ नहीं, आपको ये याद रखना है कि इस पेरिस जलवायु समझौते में एक जो सबसे मेन बात की गई थी, इनने क्या बोला गया था कि हमको वैश्विक औसत तापमान, वैश्विक औसतन तापमान वृद्धि, वैश्विक औसतन तापमान वृद्धि इस शताब्दी में, इस शताब्दी में पूर्व औद्योगिक स्तर से, पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखनी है।
और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि को तापमान वृद्धि को सीमित रखना है। तापमान वृद्धि को सीमित रखना है। समझ गए कहना क्या चाह रहे हैं? देखो, जलवायु पेरिस जलवायु परिवर्तन में टारगेट रखा कि देखो, डिसाइड कर लिया कि वैश्विक औसतन तापमान वृद्धि इस सदी के अंत तक, मतलब अभी जो 2023 चल रहा है 24, तो जो पूरी शताब्दी के अंत तक होगा, इसको हमको कितने सीमित रखना है? 2 डिग्री सेल्सियस। मतलब देखो, इनने मान लिया कि क्लाइमेट चेंज तो हो गई और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी ही होगी, लेकिन कितना करना है? केवल 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं रखना है। और 2 डिग्री सेल्सियस भी अभी का नहीं, पूर्व औद्योगिक स्तर से, मतलब जब पृथ्वी पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, धरती पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, उस समय 1750 से पहले 16वीं शताब्दी में जो यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उसके पहले जो पृथ्वी का टेम्परेचर था, उससे हमको 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वृद्धि नहीं करनी है। और आगे बोला गया है कि इसको भी हम सीमित रखेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब देखो, कोशिश करेंगे कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ना बढ़ने दें, लेकिन अंतिम कोशिश रहेगी कि 2 से तो नीचे ही होना चाहिए किसी भी कीमत पर। ये पेरिस क्लाइमेट चेंज का इन्हें टारगेट रखना। बस पेरिस में आपको इतना याद रखना है। फिर पेरिस के बाद मराकेश हुआ, बान सम्मेलन हुआ। बान सम्मेलन, क्योटो, क्योटो के बाद जो सबसे मेन है वो पेरिस ही है। पेरिस के बाद हाँ, एक बान सम्मेलन हुआ था COP 21 में, COP 23, COP 23 2017, जर्मनी के बॉन शहर में, बॉन। इसमें देखो, दो चीज याद रखनी: जेंडर एक्शन प्लान, जेंडर एक्शन प्लान को लागू किया गया या अपनाया गया। और दूसरा, तालनोवा वार्ता का शुरुआत की गई। तालनोवा वार्ता की शुरुआत की गई। तालनोवा वार्ता की शुरुआत की गई। तालनोवा वार्ता मतलब वही जो पहले आईएनडीसी घोषित किए गए थे ना, तो उस आईएनडीसी में क्या प्रगति हुई उसकी चर्चा के लिए तालनोवा वार्ता। और इसी में एक शब्द और आया, बिलो 50 इनिशिएटिव। बिलो 50 इनिशिएटिव। देखो, बिलो 15 इनिशिएटिव मतलब क्या है? जो वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल से दुनिया के जो बड़े व्यापारी संघ थे, उनने एक बिलो 50 इनिशिएटिव लाया गया कि हम एक ऐसे ईंधन की मांग करेंगे जो कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करे। मतलब जीवाश्म ईंधन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन 50% कम होता है, ऐसे ईंधन की मांग। तो ये है बिलो 50 इनिशिएटिव, मतलब जीवाश्म ईंधन से 50% तक कार्बन उत्सर्जन कम हो, ऐसे ईंधन की मांगों को हम करेंगे और ऐसे बाजार का हम निर्माण करेंगे। तो ये COP 23 थी 92, फिर बाद में हुआ। और अभी याद रखना कि COP 28 चल रही है कहाँ पे? दुबई में। COP 28 दुबई में चल रही है। और एक चीज और याद रखना कि जो पेरिस क्लाइमेट चेंज हुआ था, उसी में से अमेरिका ने अपने आप को बाहर कर लिया था। कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलवायु सम्मेलन से अमेरिका ने स्वयं को अलग कर लिया था, तो पेरिस क्लाइमेट सम्मेलन 2015। हालांकि बाद में वो वापस भी आ गया था। तो देखो, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयास थे। इन्हीं को आपको याद रखना था, अपन ने इनको देख लिया, डिटेल में ही देख लिया है। हाँ, इसमें अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, ओजोन क्षरण को और देख लेते हैं, तो ये अपना कंप्लीट ही हो जाएगा। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन क्षरण।
अब देखो ओजोन क्षरण, ओजोन की सारी कहानी आपको पता है कि भाई ओजोन समताप मंडल पर एक परत है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर इसका निर्माण करते हैं और एक परत बनती है। और ये परत क्या करती है, ये परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक आने नहीं देती है, जिससे क्या है, हम त्वचा कैंसर और बहुत सारी टाइप की समस्याओं से हम बच जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो सब आपको पता है। इसमें नया क्या है, हम सीधे फैक्ट पर आते हैं कि इस ओजोन परत की खोज 1913 में चार्ल्स फैबरी तथा हेनरी बुसान ने की थी। ओजोन परत की खोज 1913 में दो वैज्ञानिक थे, फ्रांस के, चार्ल्स फैब्री, चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुसान, हेनरी बुसान, चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुसान, इनने खोज की कि जो हमारा समताप मंडल है वहां पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक मोटी परत पाई जाती है, लगभग 20 किलोमीटर मोटी परत, मोटी परत पाई जाती है। इसी मोटी परत को उन्होंने क्या है, ओजोन परत नाम दिया, ठीक है ना। और ये मोटी परत, इसको नापने की, इस मोटाई को नापने की जो इकाई होती है वो थी डॉबसन, डॉबसन यूनिट। ओजोन परत की मोटाई को डॉबसन यूनिट में मापा जाता है। चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुसान फ्रांस के थे। 1913 में इन्होंने सबसे पहले ओजोन परत का पता लगाया था। ओजोन परत समताप मंडल पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, वायुमंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल के नीचे 20 किलोमीटर एक मोटी परत होती है, जो क्या काम करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक आने नहीं देती है। और ये देखो डाप्सन यूनिट में नापा जाता है, और यदि मशीन पूछ ले तो डाप्सन स्पेक्ट्रोमीटर है वो मशीन। यूनिट डाप्सन है और मशीन है डाप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, डाबसन स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है ना। और ये ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, समताप मंडल के नीचे, वायुमंडल की जो परतें हैं ना, समताप मंडल के नीचे पाई जाती है ये ओजोन। तो ये ओजोन है। देखिए एक ओजोन क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है, क्षोभ मंडल। तो जो क्षोभ मंडल में जो ओजोन पाई जाती है ना, ये अत्यधिक हानिकारक है, इसको बैड ओजोन भी कहते हैं। तो याद रखना, यदि इस ओजोन की बात करे कोई या पेपर में समझ जाना कि क्षोभ मंडल में यदि ओजोन है तो अत्यधिक हानिकारक है। ये वायु प्रदूषण का है, जो हम स्मॉग होता ना, स्मॉग, उसमें ओजोन मिल जाती है, तो ये अत्यधिक हानिकारक होती है। ठीक है। अब देखो समस्या क्या है कि हमारा टॉपिक है ओजोन क्षरण, ये तो ओजोन की बात है। तो हम ये देख रहे हैं कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ऊपर समताप मंडल है, इस समताप मंडल के नीचे क्या है, एक गैस की 20 किलोमीटर मोटी लेयर पाई जा रही है, यहां पर क्या है, O3 है। तो जो सूर्य है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, ये यहीं पर एब्जॉर्ब कर ली जाती है और बाकी किरणें फिर नीचे आती हैं। अब गलती से क्या है, कई जगह ओजोन की परत पतली हो गई है, उस पतलेपन से हो क्या है, वहां पे ओजोन परत खत्म हो गई है, तो इसी को बोल दिया ये क्या है, ओजोन छिद्र, ओजोन छिद्र। कई कई जगह क्या है, ओजोन की परत पतली हो गई है और इसी को बोल देते हैं ओजोन छिद्र। और इसी ओजोन छिद्र में से अब क्या है, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर आ जाएंगी, और ये पराबैंगनी किरणें हमारे लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। और देखो इस ओजोन छिद्र की जो खोज है, 1984, 1984, इस ओजोन छिद्र की खोज
ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे चल रहा था। अंटार्कटिक सर्वे, अंटार्कटिक सर्वे। और जो वैज्ञानिक थे वो जेसेफ फरमन, जोसेफ फरमन, ब्रायन गार्डनियर, ब्रायन गार्डिनर और शैंकलिन, इनने सबसे पहले ओजोन छिद्र देखा। ठीक है ना। और देखो यदि यूनिट में पूछ ले तो जिस जगह पर ओजोन 220 डॉबसन से भी कम हो जाए उसको ओजोन छिद्र बोल देते हैं। कि जहां पर 220 डॉबसन इकाई से भी पतली यदि ओजोन छिद्र हो जाती तो उसी को फिर क्या नाम दे दिया जाता है, ओजोन छिद्र। ठीक है। अब सवाल यह है कि ये ओजोन छिद्र होता क्यों है, ओजोन क्षरण के कारण। ओजोन क्षरण के कारण तो देखो कारण में वही दो कारण है, मानव जनित कारण और प्राकृतिक कारण। तो पहले देखते हैं प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण में दो पॉइंट याद रख लेना। एक तो सन स्पॉट, सौर्य कलंक, सौर्य कलंक। और दूसरा है पोलर वर्टिक्स, पछुआ पवने और ध्रुवीय भंवरे। पछुआ पवने और ध्रुवीय भंवरे, पोलर वर्टिक्स, पोलर वर्टिक्स, वर्टिक्स। ये दो चीज है जो प्राकृतिक रूप से। अब देखो सौर्य कलन तो कल भी देखा था कि सनस्पॉट में जब वृद्धि होती है तो सोलर फ्लेम ज्यादा निकलती है, तो ये ओजोन को क्षरण करती है। और ये पछुआ पवने, बस आप तो फैक्ट याद रख लेना कि ये सौर कलंक और पछुआ पवने और ध्रुवीय भंवरें काम करती हैं। और फिर दूसरा कारक है मानव जनित। तो देखो मानव जनित में कारक में क्या है, सीधे सीधे कि हम कुछ हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होकर जो समताप मंडल की ओजोन है उसको नुकसान पहुंचाती है। तो देखो हमको तो उनके केवल गैसों के नाम याद रखने हैं कि कौन कौन सी गैस हैं जो ओजोन विघटनकारी पदार्थों के अंतर्गत आती है। इसमें सबसे पहली है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरी है हाइड्रो, दूसरी गैस है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन दोनों को संयुक्त रूप से हम फ्रीऑन गैस भी कहते हैं, फ्रीऑन गैस। और इन गैसों का उपयोग सामान्यतः क्या होता है, ये गैसें मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, प्रणोदक, एरोसॉल, स्प्रे, फोमिंग एजेंट, प्लास्टिक निर्माण, इन सब में इन गैसों का उपयोग व्यापक पैमाने पर होता है। फिर तीसरी गैस है ब्रोमीन, ब्रोमीन। और ब्रोमीन ब्रोमीन कहाँ उपयोग में जाती है, अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में ब्रोमीन प्रयोग की जाती है। फिर है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4। और पांचवी गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन
ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। बाकी देखो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इन दोनों पर तो प्रतिबंध लगा जो चुका है। इसको तो 2030 तक पूर्णतः प्रतिबंधित करने की बात की कर दी गई है। देखो, ये सबसे पहले ये उपयोग होती थी रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फोमिंग एजेंट, प्लास्टिक के निर्माण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर पता चला कि ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही, तो इसका उपयोग करने लगे। फिर बाद में पता चला कि ये भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही, तो फिर इसको भी प्रतिबंधित करने की बात करने लगे, और उनकी जगह क्या है, दूसरी गैसों का उपयोग करने लगे हैं जो ओजोन परत को इनकी तुलना में कम नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है। बाकी ये यही कारण है, आप ये गैसों के नाम याद रखना बस। अब देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इसका निर्माण मुख्य रूप से कीटनाशकों, औषधि, पेंट और विलायकों में किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका उपयोग किया जाता है कीटनाशकों, पेस्टिसाइड, औषधियां, पेंट और विलायकों में। नाइट्रोजन ऑक्साइड का उपयोग भी यही किया जा रहा है पेस्टिसाइड निर्माण में। वो उर्वरक में, कृषि उर्वरक में नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये, सुपरसोनिक जेट से भी निकलती है। ठीक है। फिर देखो, इनके अतिरिक्त एक और होती है जिसको कहते हैं फ्लूरिनेटेड गैसें। फ्लू फ्लूरिनेटेड गैसें, ये गैसें फ्रीऑन गैसों के विकल्प के रूप में लाई थी। जैसे बताया ना सबसे पहले कि जो हाइड्रोक्लोरोकार्बन फ्लोरोकार्बन थी, उसकी जगह हाइड्रोक्लोरोकार्बन आई, उसको भी हटा दिया गया। और फिर ये क्या आया, फ्लूरिनेटेड गैसेस आई। इसमें भी क्या है, अलग अलग इनकी भी श्रेणियां थी, लेकिन ये भी कार्बन जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, तो इनका भी रिप्लेसमेंट फिर लगातार तलाशा जा रहा है। अब देखो, ये तो सीधे सीधे आपको याद रखना है कि कौन कौन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें इसके प्रभाव, यदि हम प्रभाव देखें, तो देखो, सबसे पहले तो ये मानव पर प्रभावित करती है, और मानव को क्या है, त्वचा कैंसर। जहां पर ओजोन परत पतली होती है, वहां पर त्वचा कैंसर को की समस्याएं देखी गई हैं। अल्सर, त्वचा कैंसर, सनबर्न, अल्सर, सनबर्न, अस्थमा, प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। ठीक है ना, ये मानव पर। पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है, पादपों पर प्रभाव ये पड़ता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर को कम होती है इससे। प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है इससे। उत्पादकता कम होती है, उत्पादकता कम होने लगती है ओजोन क्षरण से। फिर जलीय परितंत्र पर प्रभाव। इससे क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन प्रभावित होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन जो छोटे छोटे जलीय पादप होते हैं वो प्रभावित होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन प्रभावित होंगे तो जू प्लैंक्टन प्रभावित होंगे, और जू प्लैंक्टन प्रभावित होंगे तो फिर पूरा जलीय परितंत्र प्रभावित हो जाएगा। इससे जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि और ऑक्सीजन में कमी होती है। जल में O2 की कमी, O2 की कमी होगी ना, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन ही तो जल में ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं। और अंत में जैव भू रासायनिक चक्र प्रभावित होता है। जैव भू रासायनिक चक्र प्रभावित होता है। अब देखो, इसमें हमको केवल अब अंत में यही देखना है कि इस ओजोन क्षरण के लिए कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन के लिए प्रयास है, वैसे ही ओजोन क्षरण के लिए कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रयास,
इसमें सबसे पहला है वियना कन्वेंशन। ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था, इसको तो वियना कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, वियना अभिसमय। ये 1995 में अपनाया गया था। 1985 सॉरी 1985 में अपनाया गया। 1988 से ये लागू है। ठीक है ना। और ये ओजोन बचाने के प्रयास में पहला अंतरराष्ट्रीय प्रयास था वियना कन्वेंशन। दूसरा है और जिनका महत्वपूर्ण है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987, कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल। 16 सितंबर 1987। 1 जनवरी 1989 से लागू है। 1 जनवरी 1989 से ये लागू है। ठीक है। अब देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे क्योटो प्रोटोकॉल एक बाध्यकारी समझौता था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी एक बाध्यकारी समझौता है ओजोन परत को बचाने के लिए। और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या बोला गया कि देखो जो विकसित देश हैं वो 2000 तक, सन 2000 तक सीएफसी का उत्पादन पूरी तरह बंद कर देंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन पूरी तरीके से बंद कर देंगे। और दूसरी बात क्या बोली गई, विकासशील देश 2010 तक इसको बंद कर देंगे। ये किसके लिए था, विकासशील भारत जैसे विकासशील देशों के लिए 10 साल की छूट दी गई उनको कि तुम 2010 तक, लेकिन विकसित देशों से बोला गया 2000 तक तुम पूरी तरीके से बंद कर दोगे। और विकासशील देश 2010 तक सीएफसी के उत्पादन को पूरी तरीके से बंद करेंगे। फिर इसके बाद जो समझौता हुआ वो किगाली समझौता हुआ, वियना भी समय, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और अगला आया किगाली। किगाली समझौता रवांडा की राजधानी किगाली में 2016 में हुआ। ये किगाली कहाँ है, रवांडा। रवांडा की राजधानी किगाली में 2016 में किगाली समझौता आया। और इसमें क्या बोला गया कि जो ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस हैं इनको ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार बनाया गया है। मतलब ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैसों को क्या बोला गया कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है ना। और देखो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर को अस्तित्व में आया था, इसलिए 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर ही ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ तो ठीक है ना, बस इतना ही है अपने काम का। तो देखिए ये अपना पर्यावरण वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। उनने जो सिलेबस दिया था पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता, तो तीनों को ही अपन ने देख लिया है। ठीक है ना। आगे इसमें अपन अब कल देखेंगे।